पढ़ा देता हूँ मैं तुम लोगों को। आज का जो टॉपिक है वो है डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर में क्या होता है बेटा, एक बात ध्यान रखना, एक चीज को समझना सबसे पहले कि मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल मूविंग है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, तो इसके पास क्या होगा बेटा, मोमेंटम, है ना। और मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, मास इनटू वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, एक मूविंग पार्टिकल के पास क्या होता है, वेव, इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो इसके साथ ही चल रही होती है। ठीक है, अगर इसके साथ वेव है तो इसके पास क्या होगी बेटा, इसके पास होगी वेवलेंथ। तो इसके पास इस पार्टिकल के पास, एक मूविंग पार्टिकल के पास दोनों नेचर है। एक नेचर क्या है इसका, एक तो इसका पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर से एसोसिएटेड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, मोमेंटम, दैट इज p इक्वल टू m v। और दूसरा नेचर इसके साथ क्या है, वेव, और इससे एसोसिएटेड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो देयर शुड बी रिलेशन ना। और इसी चीज को किसने प्रूफ करा था, डी ब्रोगली। किसने प्रूफ करा था, डी ब्रोगली, है ना। प्रूफ नहीं मतलब इन दोनों में रिलेशन जो बताया था वो किसने बताया था, डी ब्रोगली ने प्रूफ नहीं करा था इसको। वो रिलेशन क्या था कि लैम्डा शुड बी इक्वल टू h बाय p, h बाय वेयर p इज मोमेंटम, और इसको मैं लिख सकता हूँ h बाय, आया समझ। बट जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, खुशहाल है, भाग रहा है बहुत तेजी से, तो इसके साथ एसोसिएटेड वेव हमें दिखेगी नहीं, क्यों, एक तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है और वेलोसिटी क्या है, बहुत कम, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ना थोड़ा कम ही आएगा, और वेवलेंथ बहुत ज्यादा आएगी, तो वेवलेंथ दिखेगी ही नहीं। तो वेवलेंथ जो दिखती है ना वो किसकी दिखती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक मूविंग पार्टिकल होता है ना, इलेक्ट्रॉन है, बहुत हाई स्पीड में दौड़ रहा है, कितनी स्पीड में दौड़ रहा है पता है, एक बार मैंने तुम लोगों को बताया था, 2.18 into 10 की पावर 6, याद है। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इनर ऑर्बिट इज 2.18 into 10 की पावर 6, याद है ये, एटम्स के अंदर है यार ये, कल का पढ़ा याद नहीं रहता, z² बाय n², देखा देखा लग रहा है। तो जो वेलोसिटी है वो बहुत हाई है और पार्टिकल मास क्या है, बहुत कम, इसलिए जो उसकी वेवलेंथ होती है उसमें हम ज्यादा वेव कैरेक्टर के बारे में पढ़ना मतलब इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को एक फिनोमेना बता रखा है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है जो कौन दिखाता है, वेव दिखाता है, पर एक मूविंग इलेक्ट्रॉन भी वो फिनोमेना दिखाता है, समझ रहे हो, आया समझ। तुम YDS में पढ़ोगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो किस चीज को कहानी समझ आ गई। अब ना बस ये एक रिलेशन है, बाकी तो रिलेशन मैं इससे निकालूंगा। जैसे एक रिलेशन होता है, किस चीज को ये पता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ, ये बात तो पता होगी ना। अगर मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, m से, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हाफ जगह m² v² डिवाइडेड बाय, अच्छा इस चीज को कैसे लिख सकता हूं मैं, mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और mv क्या है, mv का होल स्क्वायर p² बाय 2m, है ना। तो यहां से तुम्हारा मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ 2m इंटू, इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, आया समझ, पहली चीज समझ आ गई। तो इसके साथ एक और रिलेशन आ गया, दैट इज h अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा इसके अलावा एक रिलेशन और होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि इलेक्ट्रॉन है उसको, या फिर एक चार्ज है जिसको एक्साइट करा v पोटेंशियल से, कितने पोटेंशियल से, v पोटेंशियल से, तो उसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी, बता रखा मैंने, है ना। तो मान लो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो v है, तो जो डेल्टा यू होगा वो कितना होगा, डेल्टा यू होगा q इंटू v,
ठीक है, और डेल्टा यू ही किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू बी। तो तुम पे एक और रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया, लैम्डा इज एच बाय पी दैट इज इक्वल टू एच बाय एम वी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2m। बताओ, यही रिलेशन है बस जो याद रखने हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे समझ, आगे बढ़ू। अब इसमें क्वेश्चन ही है ना। अच्छा देखो, एक और चीज देखो, अगर मैं मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, पी, अच्छा ये बताओ जो तुम्हारा लैम्डा है वो क्या है, एच बाय पी। तो पी क्या होगा, एच बाय लैम्डा। तो मैं बोल सकता हूँ जो पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। किसी को पता है कि इस टाइप के ग्राफ कैसे बनते हैं, इस टाइप के ग्राफ कैसे बनते हैं, कुछ इस टाइप। कौन बोला पहले, बोला हाइपरबोला होता है ये। आ गया समझ, ठीक है, तो पढ़ लो यहाँ पर। Radiation has dual nature, wave and particle. The wave associated with the moving material particles are known as matter waves or de Broglie waves. जो वेव एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड है उसी का नाम क्या है, मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स क्यों बोलोगे, मैटर के साथ एसोसिएटेड है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अच्छा, इससे पहले ना मुझे 2-3 चीजें और बतानी है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। किसी को ये पता है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है मास ऑफ प्रोटॉन, दूसरा था मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पता होगा, है ना, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट होता है Z से, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये पता है। और एक होता है मास नंबर, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो इसको बाद में लिख के दिखा दूंगा। अच्छा, एक और चीज, अल्फा पार्टिकल किस किस को पता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट इज हीलियम 2+, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि इसका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा वो क्या आएगा, हीलियम के पास क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मास नंबर कितना होता है 4 मास नंबर। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हो, 2, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है तो 4 है। उसको मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ कि चारों प्रोटॉन ही है, तो इसका जो मास होगा प्रोटॉन का 4 टाइम्स होगा। क्या होगा प्रोटॉन का, और जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पे वो क्या होगा, कितना है, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और हीलियम के पे कितना चार्ज है, ये पता होना चाहिए। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक क्वेश्चन दो, ये लो क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, तुम लोग बोले थे ना ट्राई करने के लिए देना है। चैप्टर खत्म हो गया, बस क्वेश्चंस बच। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला, किस चीज से हो गया वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, रेस्ट से उनको एक्सीलरेट करते हैं थ्रू द सेम पोटेंशियल, तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं वाला फॉर्मूला यूज करूंगा कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट
2m/qv, ये यूज करूंगा। अब मेरे पास दो पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल दे रखे हैं? एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मास बोल दो mp, चार्ज बोल दो q। जो अल्फा पार्टिकल का मास होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4 टाइम्स ऑफ mp और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 2 टाइम्स ऑफ, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा h/√2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। v तो दोनों में सेम है, बोला गया ना, तो सेम पोटेंशियल। और यहां पर क्या होगा? लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज h/√2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू v। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इंटू, ये लिख सकता हूं। अब दोनों का रेशियो ले लूं, इसको 1 ले लो और इसको ले लो 2। मैं दोनों का रेशियो ले लेता हूं, तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ, ये कितना होगा? ये होगा h/√, देखो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, तो जाएगा √16 mp qp इंटू v। और नीचे क्या रहेगा? h/√2 mp qp v। देखो तुम देख पा रहे हो, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट में तुम देखोगे ये रेशियो कैसे आएगा? ये अंडर रूट आएगा ऐसे, अंडर रूट, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 2 mp qp v बाय 16 mp qp, v से v कटेगा, qp से qp कटेगा, mp से mp कटेगा, कितना आ गया? 1/8 का अंडर रूट, तो कितना आ गया? 1/2, ठीक है। ये लैम्डा, ये अल्फा पार्टिकल बाय p का रेशियो है। अगर मैं उल्टा बोल दूं p बाय अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा? 2 रेशियो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ो, ठीक है। ये समझ आ गया? अच्छा, इससे पहले मुझे ना एक चीज और बतानी है। देखो तुम्हें इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो होगी √2m इंटू क्यू वी। यहां पर मैं मास किसका रखूंगा? मास रखूंगा किसका? मास रखूंगा इलेक्ट्रॉन का। चार्ज भी किसका रखूंगा? इलेक्ट्रॉन का E, और इंटू V। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मुझे पता होता है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और क्या मुझे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। H की वैल्यू भी मुझे पता है, H क्या है तुम्हारा? प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34। मैं सबको सॉल्व कर दूं, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है लैम्डा इज 12.27 डिवाइडेड बाय √v। ये फॉर्मूला बस किसके लिए है? बट सॉरी, ये फॉर्मूला बस किसके लिए है? ये बस फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए कि 12.27 डिवाइडेड बाय √v। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसे 5 वोल्ट से क्या करा? एक्सीलरेट करा गया, तो कितनी वेवलेंथ आएगी? तो तुम सीधा पूरा कैलकुलेशन की जगह सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। बट इसमें लैम्डा किस में आएगा? ये फॉर्मूला आए यहीं से है, पर वैल्यूज पुट करने के बाद आया है। आगे समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ो, है ना। अब देखो एक चीज और समझना, एक चीज होती है स्टैंडिंग वेव्स, पता है तुम लोगों को? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। मान लो एक रबर बैंड है, मैं दोनों उंगलियों के बीच में रख दूं और ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ूं,
तो जो उसकी एनर्जी होगी ना वो दो नोब्स के बीच में क्या रहेगी, फिक्स रहती है, वो ट्रांसफर नहीं होती। एक होती है ट्रांसफर वेव, ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, वो अपने साथ एनर्जी ट्रैवल करके लेके जाती है, बस स्टैंडिंग वेव में वो एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। अभी मैंने तुम्हें बताया जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है, किसी ना किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। जब ये ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो इसके थ्रू इसकी एसोसिएटेड क्या होगी, वेवलेंथ होगी, मतलब वेव होगी। तो जो वेव जनरेट होती है वो होती है स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव होती है? और एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, हाँ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इससे क्या निकलेगी, वेव्स निकलेंगी। और इस ऑर्बिट का क्या होगा, अपना एक रेडियस होगा, क्या इसका सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, है ना। तो उन्होंने ये क्या बोलते हैं डी ब्रोगली कि जो इसके थ्रू स्टैंडिंग वेव्स बनी उसकी क्या होगी, वेवलेंथ। मान लो जो वेवलेंथ बनेगी तो वो कितनी वेव बना सकता है, या तो एक वेवलेंथ की वेव बनाएगा, 2 वेवलेंथ की बनाएगा, 3 की बनाएगा, 3.5 की नहीं बनाएगा। समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो 2 पाई आर होगा या तो लैम्डा के बराबर होगा, 2 लैम्डा के बराबर होगा, 3 लैम्डा के बराबर होगा, 4 लैम्डा के बराबर होगा, 4.5 लैम्डा के बराबर नहीं होगा। आया समझ? तो 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ वेव्स बन जाती हैं। पूरी नहीं बना पाया मैं, एक सेकेंड। इस टाइप से कुछ वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूँ, देखोगे तो ये पूरी एक वेव हुई, एक देखो यहाँ से काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेवलेंथ हुई, और यहाँ से यहाँ तक। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ू, ठीक है। और यहाँ पर n क्या होता है, देखो वहां पर 2 पाई इक्वल टू n लैम्डा है, वहां पर n क्या है, n इज द ऑर्बिट नंबर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो एक वेव बनेगी, सेकंड ऑर्बिट होगा तो 2 वेव बनेगी, थर्ड ऑर्बिट होगा तो 3 वेव बनेगी, ठीक है। पर कंप्लीट वेव बनेगी, आधी दूरी वेव नहीं बनेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमने एक तो पढ़ लिया कि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि लैम्डा जो होगा वो h बाय p होगा, h बाय mv होगा, h बाय √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा, h बाय √2m इंटू q। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या पढ़ लिया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पढ़ लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ लिया मैंने, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √v। पर इसे किस में होगा बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और कराता हूँ। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन ना तुमने पढ़ रखा है। सबसे पहले वाले देखो, सबसे पहले ये देखो, मतलब इसका आंसर क्या होगा। Which of the following graphs correctly represent the variation of particle momentum with the associated de Broglie wavelength? ठीक है, क्या ये कर लोगे? A proton and alpha particle have the same kinetic energy, the ratio of de Broglie wavelength. अभी करके आए हो? A heavy particle initially at rest splits spontaneously into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelength associated with the particles. ये नहीं कर पाओगे, ये मैं करवाता हूँ अभी, ठीक है। अभी मार्क कर लो इसको। अच्छा इसको पता क्यों नहीं कर पाओगे तुम लोग? क्योंकि इसमें 11 का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर आ जाओ नीचे, बस देखते जाना और बताना, हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट हो रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ। कौन सा फॉर्मूला हुआ है? 12.27 डिवाइडेड बाय, और v की जगह क्या पुट कर दोगे, ठीक है। एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन समझते क्या होता है? जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आर मूविंग विद सेम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द de Broglie वेवलेंथ लैम्डा p बाय लैम्डा d एसोसिएटेड विद देम। कर पाओगे? ट्राई तो कर ही लोगे। बस क्या है फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। v की होगा, पोटेंशियल तो दे ही नहीं रखा। करके दिखाना है क्या ये वाला क्वेश्चन? चलो अभी कर दूंगा। देखो ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 77। हाउ विल द de Broglie wavelength associated with an electron be affected when the velocity of electron decrease? अगर velocity of electron decrease करेगा
तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर एक्सीलरेटेड पोटेंशियल बढ़ा दूं, मतलब v बढ़ा दूं, तो कम हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आ रखे, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम स्पीड, व्हिच वन ऑफ देम हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ रहे हो, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल है, आर मूविंग विद द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना। सॉल्व कर लोगे, करके दिखाऊं, कर लोगे, करके दिखाऊं, ट्राई कर लेना इसको घर पे, ठीक है। अच्छा ये वाला है जो तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, ये चीज देखो, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम स्पीड, अगर बेस पे सेम है तो सीधा बात किस पर आके टक जाएगी, मास पर जाएगी, क्योंकि अंडर रूट वो क्या होता है, h/mv, वेलोसिटी सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, मास का। तो जिसका मास ज्यादा है उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, ज्यादा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। कर लोगे ना, समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन तो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ 1/√k, k इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये ग्राफ दे रखा है, अब सोचो यहाँ पर ना लॉजिक्स लगेंगे, यहाँ तुम जितना मर्जी रट लो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैंने तुम्हें ग्राफ थ्योरी पढ़ा रखी है, तुम लोगों को ये पता है जो लैम्डा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ा है ना। इसने ग्राफ किसके बीच में बनाया है, 1/√k और लैम्डा के बीच में। तो जो बचा वो क्या है, ये क्या हो गया y एक्सिस, ये क्या हो गया x एक्सिस पे हो गया, तो ये क्या बचेगा तुम्हारा। अब ये बताओ यार, ये चीज तुम्हें कैसे पता चलेगी पेपर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस से, देखो दिमाग होना चाहिए थोड़ा बहुत कि मैं ग्राफ बना के देख ले। तो सीधी सी बात है, इसने पूछा which what does the slope of the line represent, it represent h/√2m। अब which of the two particles is heavier, देखो जिसका m है, स्लोप है h/√2m, जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, है ना। जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम। अब ये बताओ, एक का स्लोप ऐसे है और एक का स्लोप ऐसे है, किसका स्लोप कम है, m1 m2 के अंदर m1 का कम है, m2 का ज्यादा है, तो m1 का कम है तो उसका मास ज्यादा रहा होगा। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक क्वेश्चन मैंने मार्क करा था, अब कर लोगे, सारे क्वेश्चन मैंने बता ही दिए, करवाई दिए एमटीजी के। देखिए ना, बस यही होता है कि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लगाना नहीं आ पाता। ये क्वेश्चन ये वाला रह गया, ये वाले भी तुम्हारे बस ये है कि पाप है तुम्हारे 11th के, जो मुझे ढूंढने पड़ेंगे अभी। देखो यहाँ पर देखो, एक हैवी पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्प्लिट्स स्पॉन्टेनियसली इनटू 2 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल है, पूरा मास वो रेस्ट पे है। जैसे मैंने शायद तुमने मेरी अगर वीडियो देखी हो, देखो एक बार बताओ, मैं तुम्हें आसान से एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक अनार है, मैंने अनार को जलाया, तो ऐसा क्यों होता है, हाफ पार्टिकल इधर गए, हाफ पार्टिकल इधर गए, मोमेंटम कंजर्वेशन। जब अनार रेस्ट स्टार्टिंग में था, पड़ा हुआ रेस्ट पे था, है ना, पर जब तुमने उसको जलाया, है ना, तो उसमें तुमने कोई फोर्स नहीं लगाई, जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। और जब भी सिर्फ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। मोमेंटम मतलब मोमेंटम पूरे सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम मतलब m इंटू बी। तो इसलिए जब अनार जलता है तो आधा मोमेंटम इधर गया, तो आधे को इधर जाना पड़ता है कि नेट कितना हो जाए, फाइनल 0, क्योंकि इनिशियल भी कितना था, 0। इसलिए कभी देखना, कभी बम फटेगा भी ना तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, कभी भी एक डायरेक्शन नहीं जाता। क्यों, मोमेंटम को उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इसमें क्या बोला है, हैवी पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व, है ना। तो अगर पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है, ये टूटा, इसमें से ये m1 मास का मान लो, ये m2 मास का मान लो, ये v1 वेलोसिटी से यहाँ गया, ये v2 वेलोसिटी से यार। इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 माइनस m2 v2 लिख सकता हूं, क्योंकि एक इधर है तो दूसरा अपोजिट है। इट शुड बी इक्वल टू, अच्छा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, p initial is equal to p, that is 0 is equal to m1 v1 m2 minus m2, that is m1 v1 equal to m2 v2। ये समझ आया। तो अगर मैं वेवलेंथ का रेशियो निकालूं तो एक होगा h/m1 v1, दूसरा होगा h/m2, तो दोनों इक्वल ही है। तो अगर रेशियो लूंगा तो λ1 में λ2 कितना आएगा, 1। बताओ
हार्ड टाइप का क्वेश्चन करा दिया, जितने वैरायटी ऑफ एमटीजी में दे रखा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस टॉपिक में 15 मिनट से ऊपर कोई पढ़ाता नहीं है, मैं 1 घंटा पूरा ढंग से दिया है इसको, सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब तुम्हारा काम है घर पे जाके इन क्वेश्चन को करना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन की वेवलेंथ कितनी दे रखी है लैम्डा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू। मतलब फोटोन की जो वेवलेंथ है और एक इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो दोनों की क्या वैल्यू सेम है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 2 लैम्डा बाय एच एमसी टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा ना। देखो हमें क्या करना है, हमें दे रखा है, एक दे रखा है फोटोन, क्या दे रखा है फोटोन, और एक दे रखा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी उसके वेवलेंथ में रिलेशन होता है दैट इज एससी बाय लैम्डा, ठीक है। और इसके पास जो वेवलेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m इंटू, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ना वो अच्छा इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, इसको मैं लिख सकता हूं एक सेकेंड, यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इसके पास, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। ये समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हमें ये प्रूफ करना है जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो काइनेटिक एनर्जी का कितना टाइम्स है, 2mc डिवाइडेड बाय h है ना, हाँ 2 लैम्डा mc डिवाइडेड बाय h। ये हमें प्रूफ करना है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 2 लैम्डा mc डिवाइडेड बाय क्या है h। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है एच सी बाय लैम्डा, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो एच स्क्वायर बाय 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग 1 and 2, तो क्या आ जाएगा एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा, ये जाएगा एच सी बाय लैम्डा, और यहाँ क्या जाएगा एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। क्या कुछ प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, यहां पर h से h कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैम्डा से एक लैम्डा चला जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे रेशियो क्या आ रहा है, ये देखो यहां ऊपर क्या बच गया, यहां पर बच गया से बस ऊपर बच गया c, नीचे से क्या आएगा 2m इंटू लैम्डा, और एक्स्ट्रा में क्या बच गया यहां पर नीचे h, क्या दिख रहा है 2mc लैम्डा बाय h रेशियो। तो एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी रेशियो ये आ गया, तो यहां से मैं एनर्जी को क्या ले सकता हूं, इट इज एनर्जी इज 2 लैम्डा mc h इंटू काइनेटिक एनर्जी। प्रूव।